तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड, जो कि 5th सेमेस्टर का टॉपिक है। वहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एंटी हिस्टामाइंस के बारे में। तो एंटी हिस्टामाइन के बारे में सबसे पहले बात करने के पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि हिस्टामाइन क्या है, क्योंकि एंटी हिस्टामाइन क्या है, वो ऐसे ड्रग होते हैं जो कि हिस्टामाइन के अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हमें तो यही बात की जानकारी होना चाहिए कि हिस्टामाइन है क्या। तो आइए इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो देखिए हिस्टामाइन क्या है, यहाँ पर हम लोग पहले हिस्टामाइन की बात करते हैं, फिर उसके बाद अपने इस चैप्टर में जाते हैं। तो देखिए हिस्टामाइन जो है, अगर इसका हम लोग केमिकल नेम की बात करें तो इसका जो केमिकल नेम होता है वो 2-इमिडाजोल 4-वाइल इथाइल एमीन होता है। मतलब एक ऐसा एमीन जहाँ पर जो क्या क्या होता है, टिश्यू से निकलने वाला एमीन। ठीक है, देखो यहाँ पर बात भी कही गई है कि हिस्टामाइन मतलब हिस्ट प्लस एमीन। मतलब हिस्ट मतलब हिस्टोस से बना हुआ है। ये हिस्ट किससे बना हुआ है, किस लैटिन वर्ड से, हिस्टोस से मिलके बना हुआ है। यानी हिस्टोस का मतलब क्या होता है, टिश्यू, या और NH2 एमीन का मतलब क्या होता है, NH2। मतलब टिश्यू से निकलने वाला कोई ऐसा एमीन जो कि क्या करता है, केमिकल मैसेंजर के रूप में काम करता है। मगर मतलब अगर हम लोग इनकी बात करें तो इनको हम लोग लोकल हार्मोन भी कहते हैं। मतलब हिस्टामिन को लोकल हार्मोन भी कहते हैं, इसको ही टिश्यू का एमीन भी कहते हैं। यह एक केमिकल मैसेंजर भी होता है। और अगर इसके केमिकल जो नेम है उसकी बात करें तो उसका नाम आ जाता है 2-इमिडाजोल 4-वाइल इथाइल एमीन। ठीक है, अब अगर हम लोग इसकी बात करें कि ये सिंथेसिस इसकी कैसे हो रही है, हिस्टामाइन की कैसे शरीर में बन रहा है, क्या क्या काम है, तो अब हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर इसके जानने वाले हैं। तो हिस्टामाइन इज बायोसिंथेसाइज बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बेसिक एमिनो एसिड हिस्टिडीन। मतलब जो हिस्टामिन है वो बायोसिंथेसाइज कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर जो बायोसिंथेसाइज वर्ड का यूज़ किया गया है वो क्यों यूज़ किया गया है। बायोसिंथेसाइज का मतलब ये है, देखो रिएक्शन दो प्रकार से सिंथेसिस होती है, दो प्रकार से रिएक्शन बनती हैं, एक बॉडी के बाहर और एक बॉडी के अंदर। तो जो बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रही हैं उनमें हम लोग जो वर्ड यूज़ करेंगे उनकी सिंथेसिस के लिए, वो वर्ड यूज़ करेंगे बायोसिंथेसिस। तो हिस्टामाइन जो है वो कहाँ पर बायोसिंथेसिस किया जा रहा है, वो जो बेसिक अमीन होता है हिस्टिडीन, उसके जो डीकार्बोक्सिलेशन है, मतलब वहाँ से जब हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन कर देते हैं हिस्टिडीन का, तो हम लोग को क्या मिल जाता है, हिस्टामाइन मिल जा रहा है। ठीक है, अब ये हिस्टामाइन कहाँ कहाँ पर फाउंड होता है, मिलता कहाँ कहाँ पर है। तो हिस्टामाइन फाउंड इन ऑल ऑर्गन्स, मतलब सभी ऑर्गन्स में मिलता है। अरे भैया जब टिश्यू की बात कही गई तो सभी टिश्यू कहाँ होता है, पूरी बॉडी में होते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी ही सेल से मिलकर बनी हुई और सेल से मिलकर बने होते हैं टिश्यू। तो पूरी बॉडी यानी सभी ऑर्गन्स में होते हैं एंड टिश्यू में होते हैं ह्यूमन बॉडी के। मतलब ह्यूमन बॉडी के सभी ऑर्गन और सभी टिश्यू में ये क्या होता है, हिस्टामाइन होता है। और वहीं से रिलीज होता है जब कहीं पर हमको चोट लगती है या कुछ ऐसे चीज़ें आती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो मैसेंजर के तरीके वर्क करते हैं, मैसेज पहुँचाते हैं। और कुछ जो फंक्शन होते हैं वो इलेक्ट होते हैं, वहाँ पर मिलते हैं। तो अभी उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अगर हम लोग बात करें सिंथेसिस की, तो सिंथेसिस क्या है हिस्टामाइन की, तो देखिए ये है हिस्टिडीन। ये क्या है, हिस्टिडीन। तो जब ये हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर CHH ये देखो एक एमीन ग्रुप जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। और इसी एमीन ग्रुप में यहाँ पर COOH जुड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पर एमिनो एसिड हिस्टिडीन है कि नहीं है, यानी एमीन भी है एसिड भी है। तो ये कैसा हिस्टिडीन जो कैसा कॉम्प्लेक्स है, वो एक एमिनो एसिड टाइप का क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब जब इस हिस्टिडीन की रिएक्शन हम लोग हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज के साथ करते हैं, तो यहाँ पर जो ये डीकार्बोक्सिलेशन है, मतलब डिलीशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जो ये COOH है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। या यहाँ से हम लोग कहें CO2 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, हट जाएगा। तो वहाँ पर CO2 जगह क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। और जो कार्बन की एक वैलेंसी है वो H कैसा क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। तो देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये CO2 हटा दिया गया है, ये H यहीं पर लगा हुआ है और NH2 यहाँ पर लगा हुआ है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं हिस्टामाइन, मतलब टिश्यू से निकलने वाला एमीन है। यहाँ पर इसकी बात, यहाँ पर ये बात कही गई है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट बात क्या कही गई है, हिस्टामाइन इज इंपॉर्टेंट केमिकल मैसेंजर। हिस्टामाइन क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल मैसेंजर है। क्यों है,
ये क्यों इसलिए है क्योंकि अगर हमारे शरीर में कुछ भी टूट फूट हो रही है या कोई भी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ रहे हैं, अगर हमको उसकी जानकारी नहीं मिलेगी या हमको उसकी जो जानकारी है वो हमारे माइंड तक नहीं पहुंचेगी, हमको कोई ऐसे सिग्नल नहीं आएंगे, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोग बीमार हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो बात कही गई कि ये क्या है, ये एक केमिकल इंपॉर्टेंट मैसेंजर है जो कि क्या करता है, कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, जो कि क्या करता है, इन्फॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट करता है एक सेल से दूसरे सेल पर और बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्शंस क्या करता है, देता है। तो ये बात हो गई हिस्टामाइन की। ठीक है, अगर हम लोग हिस्टामाइन को देखें तो ये मेनली बाउंड इन इनएक्टिव फॉर्म। तो जो हिस्टामाइन है वो मेनली इनएक्टिव फॉर्म में बाउंड होता है। तो वो कौन से इनएक्टिव फॉर्म में बाउंड होता है, ये मास्ट सेल में रहता है और मास्ट सेल में वहाँ पर कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, उन ग्रेन्यूल्स के अंदर हिस्टामाइन एक प्रोटीन के साथ क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बनाकर रहता है और वह कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। मगर जब इसी जो मास्ट सेल में है, जो मास्ट सेल है वहीं पर अगर कोई एंटीबॉडी आ जाएगी, उसी मास्ट सेल में एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि क्या कहलाती हैं, आईजीई कहलाती हैं। और वह आईजीई एंटीबॉडी जब किसी एंटीजन से रिएक्शन करती हैं तो क्या होता है, इनिशिएशन इज डन बाय डिफरेंट स्टिमुली। मतलब जो हिस्टामिन का जो इनिशिएशन है, मतलब जो हिस्टामिन की सिक्रेशन की शुरुआत है वो क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। अब हिस्टामिन कौन कौन से चीज़ों से शुरू हो सकता है, उनमें से कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे वेनम है, मतलब किसी प्रकार का जहर हो सकता है, कोई टॉक्सिन हो सकता है, या कोई प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हो सकता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का मतलब क्या है, आप लोग देखे होंगे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में जैसे फोड़ा ओड़ा होता है ना, तो वहाँ पर कुछ स्कार टिश्यू टाइप का अंदर जम जाता है, कुछ मतलब आप दबाते हो तो वहाँ पर दब जाता है, फिर उठ जाता है, या कहीं पर ओडिमा आ जा रहा है, या कहीं पर हम लोगों ने कोई डिटर्जेंट ऐसा यूज़ कर लिया है या फूड मटेरियल यूज़ कर लिया है या कोई केमिकल यूज़ कर लिया है जो कि क्या कर रहा है, हिस्टामाइन को रिलीज को क्या कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है। तो और वो क्यों इनिशिएट कर रहा है, क्योंकि अपनी जो बॉडी है, जो उसमें मास्ट सेल है जहाँ पर क्या लगा हुआ है, जहाँ पर आईजीई रिसेप्टर लगे हुए हैं, जिनको हम लोग आईजीई एंटीबॉडी कहते हैं, वहाँ पर वो बॉडी क्या समझ लेती है, किसी भी चीज़ को टॉक्सिन तरीके समझ लेती है या फूड स्टफ समझ लेती है या फॉरेन मटेरियल समझ लेती है। तो जो अपनी शरीर की एंटीबॉडी है वो क्या कर देती है, उस एंटीजन के खिलाफ एक्शन कर देती है। तो यही एक्शन क्या कहलाता है, यही एक्शन जो काम करता है वो हिस्टामाइन का रिलीज़ करता है। तो अगर हम लोग बात करें कुछ सिम्टम्स क्या आएंगे अगर हिस्टामाइन रिलीज़ हो रहा है, तो देखो आप लोगों ने देखा होगा दैनिक जीवन में हिस्टामाइन का बहुत बड़ा यूज़ है दोस्तों। क्या क्या यूज़ है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि नाक का बहना, खुजली होना शरीर में, ठीक है, छींके आना, आंखों से लगातार आंसू निकलना, सोरियासिस हो जाना, वाटरी आइज हो जाना, ठीक है, अर्टिकेरिया हो जाना है, और उसके साथ इंक्रीज़ इन हार्ट रेट का भी बढ़ जाना, रनिंग नोज, नाक का लगातार चलते रहना, ये सारे क्या होते हैं, सिम्टम्स आते हैं हिस्टामाइन के रिलीज़ के बाद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम लोग बात करें एंटी हिस्टामाइन क्या होते हैं, तो देखिए एंटी हिस्टामाइन वो होते हैं, ये ऐसे एजेंट होते हैं जो हिस्टामाइन के अगेंस्ट वर्क करते हैं। मतलब जहाँ पर हिस्टामाइन रिलीज़ हो रहा है, तो अगर हिस्टामाइन को ज़्यादा रिलीज़ होगा तो हमको ये सारी जो सिम्टम्स हैं, रनिंग नोज है, अर्टिकेरिया है, हेडेक है, ठीक है, और वाटरी आइज़ हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए जो सारे एजेंट यूज़ किए जाते हैं, उन सारे एजेंट को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी हिस्टामाइन एजेंट कहते हैं। तो या हम लोग इनको एंटी हिस्टामाइन कह दें या हम लोग इनको एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स कह सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं या इनहिबिट करते हैं किसके एक्शन को, हिस्टामाइन के एक्शन को ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, हिस्टामाइन इज केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हिस्टामाइन एक, अब देखो यहाँ पर हिस्टामाइन के बारे में ये लोग बता रहे हैं कि क्या है हिस्टामाइन। तो हिस्टामाइन क्या है, केमिकल मैसेंजर है, और ये किसकी क्लास में आता है, ये ऑटोकॉइड्स की क्लास में आता है। किसकी क्लास में आता है, ऑटोकॉइड के क्लास में। तो ऑटोकॉइड का अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये ऑटोस और क्वाइड्स होता है। तो ऑटा मतलब होता है सेल्फ और क्वाइड्स मतलब होता है रेमेडी या हीलिंग। तो मतलब ये क्या होते हैं, हिस्टामाइन ऐसे केमिकल मैसेंजर होते हैं, जब अपने शरीर में कोई एंटीजन गया, उसकी एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन हुई तो हिस्टामाइन वहाँ से निकला, और वो हिस्टामाइन केमिकल मैसेंजर है। तो वो क्या करेगा, ब्रेन को सिग्नल देगा कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कुछ टूट फूट है। तो वो जो ब्रेन है वो क्या करेगा, सेल्फ रेमेडी करेगा। क्या करेगा, सेल्फ रेमेडी। तो ये ऑटोकॉइड्स है, ये ऑटोकॉइड्स के अंतर्गत आते हैं। इनको लोकल हार्मोन कहा गया है। लोकल हार्मोन क्यों कहा गया है इनको, क्योंकि ये कहीं पर लोकली क्या हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं। लोकली रिलीज़ कैसे, भैया आप ये बताओ, जैसे मेरा हाथ है, अब अगर यहाँ पर चोट लगी, ठीक है,
तो यहीं पर तो हिस्टामाइन रिलीज़ होगा ना, कि मेरे सर में रिलीज़ हो जाएगा। तो जहाँ पर चोट लगेगी वहीं पर क्या होंगे, ये रिलीज़ होंगे। तो इसलिए एक ऐसे हार्मोन है, लोकल हार्मोन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हिस्टामाइन इज एमीन विच इज़ रिलीज फ्रॉम द टिश्यू। हिस्टामाइन एक ऐसा एमीन है जो कि क्या करता है, टिश्यू से रिलीज होता है। अब देखो, अब हम लोग एक क्वेश्चन बहुत सारा आता है हिस्टामाइन एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स में कि सिंथेसिस रिलीज एंड स्टोरेज ऑफ एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। तो अब हम लोग उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। तो अब इनका स्टोरेज कहाँ होता है एंटी हिस्टामाइन का। तो देखो, अगर एंटी हिस्टामाइन के जो स्टोरेज की बात करें तो इनका स्टोरेज तो पूरे शरीर में होता है, मगर जो मेनली इनका स्टोरेज होता है वो कहाँ पर होता है, वो मास्ट सेल में होता है और बेसोफिल्स में होता है। मास्ट सेल में और बेसोफिल्स में मेनली इनका जो स्टोरेज है वो होता है। अगर हम लोग बात करें तो मास्ट सेल है क्या, तो अगर मास्ट सेल और बेसोफिल की बात करें तो एक इसके पार्ट हैं, WBC के पार्ट हैं। और WBC के टाइप्स तो हैं ही हैं, मगर इनका जो मेन वर्क है वो कहाँ पर है, इम्यूनिटी में है। यानी ये क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों ने कोई डस्ट इनहेल कर ली है या कोई उल्टा सीधा पानी पी लिया है, कोई ऐसी चीज़ आप लोग खा गए हैं तो जिससे छींक वींक आती है, तो वही सारे सिम्टम्स आते हैं। वो किस कारण आते हैं, इम्यूनिटी के कारण आते हैं, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है। वहाँ से क्या होता है, ये WBC से के ये टाइप है और इम्यून सिस्टम, और WBC क्या करती है, इम्यून सिस्टम को इन्हांस करती है। तो जब आप ये मास्ट सेल से रिलीज होंगे तो क्या करेंगे, इम्यूनिटी पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेंगे, है ना। क्यों डालेंगे इम्यूनिटी पे इफेक्ट, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, बीमारी आएगी। तो बीमारी आएगी तो अपना जो इम्यून सिस्टम है वहाँ पर लड़ेगा। तो जब इम्यून सिस्टम की वहाँ पर फाइट होगी तो वहाँ पर हम लोगों को सिम्टम्स आएंगे। जैसे सिम्टम्स में क्या आएगा, पेन आ जाएगा, इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, फीवर आ जाएगी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद ये मास्ट सेल और बेसोफिल से तो रिलीज़ होते ही होते हैं। उसके अलावा कहाँ पर रिलीज़ होते हैं, ऑल्सो स्टोर्ड इन ECL, मतलब इंट्रोक्रोमाफिन सेल पर भी क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। अब ये ECL कहाँ होती है, ये ECL होती है स्टोमक में, जहाँ से हम लोगों को क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, एसिड का सिक्रेशन होता है, ठीक है। वहाँ पर भी इसका यूज है। और ये वैरायटी ऑफ न्यूरॉन्स पे क्या करते हैं, ये स्टोर होते हैं। तो देखो, ये कहाँ पे स्टोर होते हैं, मास्ट सेल पे और बेसोफिल्स में मेनली स्टोर होते हैं, जो कि WBC का पार्ट होते हैं। और वो क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है। और अगर ये इसकी बात करें तो ये ECL यानी इंट्रोक्रोमाफिन सेल्स पे भी क्या होता है, स्टोर होता है। और अगर ये इसका लेवल वहाँ पर बढ़ जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है। और न्यूरॉन्स में भी क्या होता है, ये स्टोर रहता है। अब अगर हम लोग बात करें तो ये फाउंड इन कहाँ कहाँ पर और फाउंड हो सकता है, तो ये स्किन में फाउंड होता है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन में होता है, म्यूकोसल सेल्स में फाउंड होता है। जैसे म्यूकोसल सेल्स की बात करें तो लंग्स की वहाँ पर बात कर दी गई है, ठीक है। इंटेस्टाइन आ जाती है, जहाँ पर म्यूकोसा हो, तो देखो जहाँ फेफड़े हैं वहाँ पर भी म्यूकोसा है, ठीक है। इंटेस्टाइन पे भी म्यूकोसा है। यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब जहाँ पर मूत्र मार्ग है वहाँ पर भी क्या है, एक बहुत ही नाजुक म्यूकोसा है। मतलब म्यूकोसा का मतलब क्या है, एक पतली सी लेयर जहाँ पर इनपुट और आउटपुट होता है पासेस का और सलाइवा का, या हम लोग कहें वाटरी फ्लूइड्स का, ठीक है। और टिश्यू एडजेसेंट टू सर्कुलेशन, और जो सर्कुलेशन हो रहा है टिश्यू का उसके जस्ट ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसका जो ये ज़्यादातर हिस्टामाइन पाया जाता है, ठीक है। अब अगर इसकी रिलीज़ की बात करें तो रिलीज़ की बात अभी हम लोग करने वाले हैं। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, कैटाबोलिज्म की बात करते हैं। तो देखिए, हिस्टामाइन जो है, हिस्टामाइन अपने शरीर से निकलता है, सबके शरीर से निकलता है, मगर ये कहाँ पर वर्क करता है, जहाँ पर एंटीजन आता है वहीं पर वर्क करता है, उसके अलावा वर्क तो करता नहीं है। तो इसका जो कैटाबोलिज्म है, कैटाबोलिज्म क्या है, इसका मतलब ब्रेकडाउन। तो देखो, इसका कैटाबोलिज्म दो प्रकार से होता है। एक हिस्टामाइन का कैटाबोलिज्म होता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के द्वारा। मतलब यहाँ पर क्या होता है, डिलीशन ऑफ एमीन ग्रुप हो जाता है। मतलब यहाँ पर एमीन ग्रुप का क्या होता है, एक डिलीशन हो जाता है। तो हिस्टामाइन क्या हो जाता है, वहाँ पर इमिडाजोल एसिटिक एसिड के फॉर्म में क्या हो जाता है, बन जा रहा है। उसके बाद अगर हम लोग दूसरा बात करें, जो दूसरा कैटाबोलिज्म वो किस हिसाब से हो जा रहा है, तो वहाँ पर हिस्टामिन की अगर हम लोग हिस्टामिन को लेंगे और अगर हम लोग उसकी जो रिएक्शन है वो प्रेजेंस में करवाएंगे, इमिडाजोल N मेथाइल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में करवाएंगे, तो वहाँ पर हम लोगों को पहले मिलेगा मेथिल हिस्टामिन। और जब इसी मेथिल हिस्टामिन की हम लोग रिएक्शन करवाएंगे MAO यानी माओ के साथ में, यानी मोनो एमिनो ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को मिलेगा मेथाइल इमिडाजोल एसिटिक एसिड। तो ये करने का मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि हम लोगों की जो बॉडी है वो क्या कर रही है, हिस्टामिन को इनएक्टिवेट कर रही है। किसके द्वारा कर रही है, बाई मैनी रिएक्शंस। तो मैनी रिएक्शंस में हम लोगों ने ये दो रिएक्शंस क्या की हैं, देख ली हैं। तो ये रहा कैटाबोलिज्म अपना।
तो अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, जहाँ पर अब हम लोग सारी चीज़ें बहुत ही जड़ से जानने वाले हैं। अभी तक तो ये क्या था, ये अपना बेस था, तो ये बेस था, ये इसको भी कंप्लीट करना ज़्यादा जरूरी था। तो एंटीहिस्टामाइन क्या होते हैं? शुड प्रिवेंट द प्रोडक्शन और रिलीज ऑफ दीज ऑटोकाइड्स बाय इनहिबिटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ सेंसिटाइज मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स टू स्पेसिफिक एंटीजन। मतलब ये क्या करते हैं, एंटीहिस्टामाइन ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ये तो प्रोडक्शन को बंद कर देंगे हिस्टामाइन के, या वो जो हिस्टामाइन रिलीज़ हो रहा है या कोई केमिकल रिएक्शन हो गई है जहाँ से हिस्टामाइन निकल रहा है या एंटीजन वहाँ पर अटैच हो चुका है मास्ट सेल के साथ पे, वहाँ से अगर रिलीज़ हो रहा है क्या हिस्टामाइन, तो उसके ये तो रिलीज़ को बंद करेंगे या तो जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको ही बंद कर देंगे। तो इस प्रकार का अगर कोई भी एजेंट हैं जो ये क्षमता रख रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो एंटीहिस्टामाइन एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ड्रग्स दैट कम्प्लीटली ब्लॉक द H1 रिसेप्टर। तो जो एंटीहिस्टामाइंस हैं तो वो क्या करते हैं, जो कम्प्लीटली बाइंड H1 एंड H2 रिसेप्टर, जो H1 रिसेप्टर है और H2 रिसेप्टर है, ये दोनों क्या करते हैं, बाउंड कर देते हैं। जब ये बाउंड हो जाएंगे तो वहाँ पर उन रिसेप्टर्स पे जो हिस्टामाइन है वो क्या होगा, जो केमिकल मैसेंजर है वो आकर के बाइंड नहीं होने पाएगा, और जब बाइंड नहीं होगा तो जो हम लोगों को सिम्टम्स आने थे हिस्टामाइन वाले वो आ नहीं पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है एंटागोनाइज द स्टिमुलेंट एक्शन ऑफ हिस्टामाइन ऑन स्मूथ मसल। और ये क्या करता है, जो स्मूथ मसल पर जो होने वाले एक्शन है, जीआईटी पे होने वाले एक्शन है, यूट्रस पे होने वाले एक्शन है, जो लंग्स पे होने वाले एक्शन है और ब्लड वेसल्स पर होने वाले एक्शन है जैसे सलाइवरी सेक्रेशन वगैरह, इनको क्या कर देता है, ये एंटागोनाइज कर देता है। मतलब एंटीहिस्टामाइन क्या कर देते हैं, इन सारे जो एक्शन है उनको क्या कर देंगे, एंटागोनाइज कर देंगे। मतलब एंटागोनाइज का मतलब क्या करेंगे, एंटी एगोनिस्ट के तरीके वहाँ पर वर्क करेंगे, मतलब उनको वर्क ही नहीं करने देंगे। जहाँ पर हिस्टामाइन को बाउंड होना था वहाँ पर उसकी जगह क्या होगा, एंटीहिस्टामाइन बाउंड हो जाएगा। जब वहाँ पर एंटीहिस्टामाइन बाउंड हो जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर हिस्टामाइन बाउंड नहीं होगा। तो जब हिस्टामाइन बाउंड नहीं होगा तो इस प्रकार के जो सिम्टम्स हैं जैसे रनी नोज है, अर्टिकेरिया है, सोरियासिस है, प्यूराइटिस है और इचिंग है, ये सारी चीज़ें नहीं आने पाएंगी। ठीक है, तो ये हो गए एंटीहिस्टामाइन एजेंट्स। अब अगर हम लोग इसके रिलीज़ की बात करें, रिलीज़ एंड फंक्शन ऑफ इंडोजीनियस हिस्टामाइन, अब ये रिलीज़ कैसे होता है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने आगे रिलीज़ की बात नहीं की थी तो उसी रिलीज़ की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले देखो रिलीज़ ऑफ हिस्टामाइन कैसे होता है। हिस्टामाइन इज रिलीज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ एन एंटीजन विद IgE एंटीबॉडी। मतलब जब हिस्टामाइन क्या है, जब कहीं पर जो एंटीजन है वो अगर IgE एंटीबॉडी से क्या करता है, रिएक्शन करता है। जो IgE एंटीबॉडी कहाँ पर होती है, मास्ट सेल पे होती हैं। तो जब इन पे IgE एंटीबॉडीज़ पर क्या है, कोई इंटरेक्शन हो किसका, अगर हम लोग कहें एंटीजन का इंटरेक्शन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ जो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन क्या हो जाएंगी, फाउंड हो जाएंगी। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन का मतलब क्या है, अभी हम लोग उनके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने बात कही है रिलीज़ की। तो रिलीज़ ऑफ हिस्टामाइन कैसे होता है, सबसे पहले होगा वहाँ पर स्टिमुलेशन ऑफ IgE रिसेप्टर। मतलब IgE रिसेप्टर पे क्या होगा, वहाँ पर आकर के क्या बैठेगा, आकर एंटीजन आएगा। एंटीजन जब आएगा तो वहाँ पर स्टिमुलेशन हो जाएगा IgE रिसेप्टर का। उसके बाद क्या होगा, ऑल्सो एक्टिवेट्स फास्फोलाइपेस A2। अब क्या करेंगे, जैसे ही IgE रिसेप्टर पर स्टिमुलेशन होगा तो वहाँ पर फास्फोलाइपेस A2 क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो किसका प्रोडक्शन है, होस्ट मीडिएटर का, वो क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। मतलब जो होस्ट है वहाँ से हिस्टामाइन का रिलीज क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। और इसके साथ में क्या हो जाएगा, इंक्लूडिंग प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। मतलब पेन, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग तो आएगी, उसके साथ में और क्या चीज़ें आएंगी, उसके साथ में प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर भी आ जाएंगे और उसके साथ क्या आ जाएंगे, अराचिडोनिक एसिड के जो मेटाबोलाइट हैं वो भी आ जाएंगे। तो आप लोग पढ़ के आए ना सेकेंड सेमेस्टर में, या नहीं पढ़े हैं तो अभी आप लोग पढ़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में। तो जो अराचिडोनिक एसिड है ना, वो क्या है, अराचिडोनिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ से हम लोगों को पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन जैसी सिम्टम्स क्या होते हैं, आते हैं। अब इनके साथ में और क्या क्या चीज़ें रिलीज़ होंगी वहाँ पर ल्यूकोट्राइन D4 इज़ आल्सो जनरेटेड। तो ल्यूकोट्राइन D4 भी वहाँ से क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। और वो क्या है, यह एक पोटेंट कॉन्स्ट्रिक्टर है। तो ये पोटेंट कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या है, यह क्या करता है, स्मूथ मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना। मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब जैसे कोई चीज़ ये है, मान लो इसे, अगर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ऐसे हो जाएगी, अगर रिलैक्सेशन होगा तो ऐसे हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ें समझनी है कि जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, रिलैक्सेशन है, ये बहुत सारी चीज़ों पर आने वाला है।
तो इनके बारे में बात की गई है। तो अगर हम लोग रिलीज को अच्छे से जाने हिस्टामाइन की, तो देखो यहाँ पर एंटीजन है, एंटीजन की जब हम लोगों ने आईजीई एंटीबॉडी से रिएक्शन की है, जो कि आईजीई एंटीबॉडी कहाँ पर होती है, मास्ट सेल में होती है। जो मास्ट सेल से एंटीजन की जो रिएक्शन हुई है, तो वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर तुरंत एक्टिवेट टायरोसिन प्रोटीन काइनेस, तो वहाँ पर एक्टिवेट हो जाए कौन, टायरोसिन प्रोटीन काइनेस वहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब ये टायरोसिन प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोगों को क्या होंगी, ज़रूरत पड़ेंगी। जैसे हम लोग PIP3 को वहाँ पर डालेंगे तो वहाँ से IP3 मिलेगा, मतलब हम लोग वहाँ पर फास्फोटिडिल इनोसिटल ट्राईफॉस्फेट डालेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को इनोसिटॉल ट्राईफॉस्फेट क्या होगा, मिलने वाला है। तो जब ये अब ये हो रहा है फास्फोटिडिल इनोसिटॉल ट्राईफॉस्फेट से IP3 बन रहा है ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर फास्फोरिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो फास्फोरिलेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ फास्फोलाइपेज C, अब यही तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, यही तो इंपॉर्टेंट है। इनोसिटॉल ट्राईफॉस्फेट जो है, जैसे ये अब क्या बना, ये टायरोसिन प्रोटीन काइनेस से क्या बना, PLC यानी फास्फोलाइपेज C का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। अब यही फास्फोलाइपेज C जो है वो दो तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। कैसे दो तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, पहले तो क्या करेगा, ट्रिगर करेगा कैल्शियम को, आयंस को ट्रिगर करेगा। तो जब यहाँ से कैल्शियम आयन क्या होंगे, ज़्यादा तेज़ी से क्या होंगे, रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। और ये जो इनोसिटॉल ट्राईफॉस्फेट है ना IP3, तो ये IP3 भी क्या करेगा, कैल्शियम को क्या करेगा, Ca2+ को क्या करेगा, ट्रिगर करेगा। तो और यहाँ से क्या हो जाएंगे, Ca2+ बन जाएंगे। अब ये जो Ca2+ आए हैं ये क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे किसके साथ, ये क्या करेंगे, फ्यूज़न करेंगे। ग्रेन्यूल्स जो होंगे ना उनके साथ क्या करेंगे, फ्यूज़न करेंगे, और वहाँ से क्या करेंगे, हिस्टामाइन में जो बॉन्ड है ना हिस्टामाइन और प्रोटीन का, अभी हम लोग उसको ड्राइगैमेटिक तरीके से भी जानने वाले हैं। तो उसके जो बॉन्ड हैं उनको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, और वहाँ से क्या मिल जाएगा, हम लोगों को हिस्टामाइन मिल जाएगा। आप लोग ये देख पा रहे होंगे, हिस्टामाइन मिल गया। तो अगर हम लोग इसकी बात करें, देखो सबसे पहले हम लोग बार बार मास्ट सेल चिल्ला रहे हैं, तो ये देखो ये है मास्ट सेल में ये होते हैं ग्रेन्यूल्स, और उन्हीं ग्रेन्यूल्स के अंदर अभी देखो एक ग्रेन्यूल को हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। अब उन्हीं ग्रेन्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ये क्या है, एक हेपेरिन का जो ये प्रोटीन है, ये हेपेरिन है, ये इसके साथ कैसा है, बाउंड है। अब ये जो इसके साथ बाउंड है ये कैसे है, अनबाउंड स्टेट में है, मतलब यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये क्या है, इन ग्रेन्यूल हिस्टामाइन एंड हेपेरिन कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विच इज इनएक्टिव फॉर्म, जो कि कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म के रूप में है। अब ये देखो, अब इसी मास्ट सेल को हम लोगों ने ये लिया है। अब इस मास्ट सेल के बाहर जो होता है वो क्या होता है, IgE एंटीबॉडी होती है। क्या होती है, IgE एंटीबॉडी होती है। अब यही IgE एंटीबॉडी पर कोई एंटीजन है जो हम लोगों ने, मान लो कोई फूड लिया है या फूड स्टेप कोई फंस गया है या कोई फॉरेन पार्टिकल चला गया है हम लोगों को सूंघने में या पानी के द्वारा चला गया है, तो वो एंटीजन के रूप में आकर के क्या करेगा, मास्ट सेल पे जो रिसेप्टर है IgE रिसेप्टर वहाँ पर बाउंड होगा। तो जब ये बाउंड होगा तो यहाँ से क्या होगा, केमिकल रिएक्शन का क्या होगा, इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। जब इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्रेन्यूल्स क्या हो जाएंगे, बाहर निकलेंगे। अब ये जो ग्रेन्यूल है जहाँ पर ये हिस्टामाइन और हेपेरिन का जो कॉम्प्लेक्स है, अब ये क्या होगा, जहाँ पर ये जो कैल्शियम चार्ज आया है ना, ये देखो यहाँ पर हमने बताया था जो मेन है, यानी PLC आया तो PLC क्या कर रहा है, कैल्शियम को इनिशिएट कर रहा है, कैल्शियम के जो चार्ज है उसको बढ़ा रहा है, और IP3 है वो भी कैल्शियम क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो अब यही क्या करेंगे, ये दोनों IP3 और ये कैल्शियम जो है का इन्हांसमेंट, ये क्या करेंगे, ये हिस्टामिन और ये जो यहाँ पर हेपेरिन कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स को क्या करेगा, बीच से ब्रेक करेगा और हिस्टामिन यहाँ से क्या करेगा, निकल जाएगा। तो जब हिस्टामिन निकलेगा तो इस प्रकार का जो मतलब जो चीज़ें आएंगी वो चीज़ें क्या करेंगी, हम लोगों को वही पेन, इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, देंगी। अब अगर हम लोग इसकी बात करें कि यहाँ पर दवाएं कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर दो तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंटी हिस्टामाइन देना है तो आप लोगों को H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यहाँ पर इस जगह पर वर्क कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो IP3 के प्रोडक्शन को क्या करेगा, कम करेगा, जिसके द्वारा क्या होगा, कैल्शियम का क्या होगा, जो कैल्शियम निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और PLC भी क्या हो जाएगा, बनना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा, ये जो कैल्शियम है जो ट्रिगर हो रहा था वो ट्रिगरिंग ऑफ कैल्शियम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ट्रिगरिंग ऑफ कैल्शियम कम हो जाएगी तो क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है भैया, यहाँ से क्या होगा, ये जो अपना ये जो बॉन्ड टूट रहा था ना हिस्टामाइन और इसका हेपेरिन का कॉम्प्लेक्स, वो क्या होगा भैया, ब्रेक नहीं होने पाएगा तो हिस्टामाइन रिलीज़ नहीं होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दवाएं वर्क कर रही हैं। तो अभी इनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर के बारे में बात किए हैं। तो अगर रिसेप्टर की बात करें तो हिस्टामाइन के 4 प्रकार के रिसेप्टर होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं
हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर इनको हम लोग कहते हैं। तो ये मेनली 4 प्रकार के होते हैं, H1, H2, H3 और H4। ठीक है, तो H1 की बात करें तो और ये कैसे होते हैं, GPCR रिसेप्टर टाइप के रिसेप्टर होते हैं, मतलब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर टाइप के ये क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। तो H1 रिसेप्टर की बात करें तो ये क्या होता है, ये स्टिमुलेट फास्फोलाइपेज सी यानी PLC क्या करता है H1 रिसेप्टर। तो H1 रिसेप्टर पे जब हिस्टामिन अटैच होता है आकर के, मान लो ये H1 रिसेप्टर है, तो ये H1 रिसेप्टर क्यों है, जब यहाँ पर हिस्टामिन अटैच होगा तभी ये H1 रिसेप्टर होगा भैया, और ये तो एंटी हिस्टामिन अटैच होगा तभी ये H1 रिसेप्टर है। तो ठीक है, H1 रिसेप्टर क्या करेगा, स्टिमुलेट फास्फोलाइपेज सी, मतलब जब यहाँ पर H1 रिसेप्टर पे हिस्टामिन अटैच होगा तो ये फास्फोलाइपेज सी को क्या करेंगे, स्टिमुलेट कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा, अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन होती है यानी लंग्स में होती है, GIT में होती है। स्मूथ मसल की बात करेंगे तो लंग और GIT में होती है। उसके अलावा वैस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स पे होती है यानी हार्ट पे होती है, T सेल्स पे होती है इनकी लोकेशन, B सेल्स पे होती है, इस्नोफिल्स पे होती है, न्यूट्रोफिल्स पे होती है, इन सारी जगहों पर इनका होता है। अगर इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट आ जा रहा है वही इन्फ्लामेशन, मतलब जब हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर पर अटैच होगा तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन आ जाएगी, पेन आ जाएगी, रेडनेस आ जाएगी, फीवर हो जाएगा, प्यूराइटिस हो जाएगी, इचिंग हो जाएगी, वैसोडाइलेशन हो जाएगा। जब वैसोडाइलेशन होगा तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। तो वैसोडाइलेशन का मतलब क्या है, अभी हम लोग इसको क्या है फार्माकोलॉजी सेकंड में जानेंगे इसके बारे में अच्छे से। ठीक है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का क्या मतलब है, जहाँ पर ब्रोंकी ना, मतलब जहाँ पर फेफड़े के अंदर जो नलिकाएं होती हैं, जहाँ पर हवा भरी जाती है, जहाँ पर एयर का पासेज होता है इजली, वहाँ पर क्या होगा, वो उनका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, अपने को खांसी जुकाम जैसी दिक्कतें आने वाली हैं। और क्या करेगा, इंक्रीज वैस्कुलर परमिबिलिटी हो जाएगी, इन्फ्लामेशन साइड पे जो ब्लड का फ्लो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ओडीमा हो जाएगा, मतलब पानी भर जाएगा आपके शरीर में, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपने देखा होगा बहुत जगह हैं जहाँ पर जैसे यहाँ पर सूजन आ गई है तो इसको हम लोग दबाएंगे तो कुछ इस प्रकार कंडीशन आती है कि इसको आप दबाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दबाने पर दब जाएगा, फिर हटाने पर हट जाएगा, ओडीमा उसको कहते हैं, ट्रिपल रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें H1 रिसेप्टर H1 रिसेप्टर पे आ रही हैं। अब H2 रिसेप्टर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो H2 रिसेप्टर क्या करते हैं, स्टिमुलेट एडिनिल साइक्लेस को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, और इंक्रीज CAMP को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अगर इनके हम लोग लोकेशन की बात करें तो इनकी जो लोकेशन है वो है गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में, मतलब ये क्या करते हैं, ये जो अपना गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन है उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। फिर H3 रिसेप्टर है, ये फाउंड इन CNS पे पाया जाता है, और ये क्या कर देता है, ये जो रिलीज़ है वहाँ से हिस्टामिन को उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, और वहाँ पर जो 5-HT है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन की जो रिलीज़ उसको बढ़ा देता है, डोपामाइन की रिलीज़ को बढ़ा देता है, NAD और एसिटाइलकोलिन और गाबा जैसे ये सारी चीज़ें हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। H1/4 है वो हेमेटोपोइटिक सेल में पाया जाता है। आप लोग जानते हैं हेमेटोपोइटिक सेल स्टेम सेल्स पे होती हैं और जो क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं इम्यून फंक्शन को। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।